सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट? चलो, वेरी गुड। चलो, हम लोग प्री ब्लॉक कर रहे हैं बेटा। तो कल हम लोगों ने रिएक्शन देखा था 15th ग्रुप का। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना रहा था, जिसके अंदर हम लोगों ने थर्मल स्टेबिलिटी को देखा था। हम लोगों ने बॉन्ड एंगल देखा था, बॉन्ड लेंथ देखा था, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर को कवर किया था। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आज हम करने वाले हैं इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, और भी से फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, कि किस तरीके से हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट। आप सबको पता है कि अगर मैं 15th ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, है ना, ये सभी है। और ये है आप लोगों का 17th ग्रुप के एलिमेंट, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबको पता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबके वैलेंसी कितनी होती है बेटा? तो इन सबके वैलेंसी होती है कितनी? दैट इज 3। और जो क्लोरीन वगैरह है, जैसे मान लो क्लोरीन ले लिया, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1। तो ये कौन सा कंपाउंड बनेगा बताओ? NCl3 हो गया, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ये बनाएंगे, है ना। यानी दे आर फॉर्म ट्राइहेलाइड ऑफ द फॉर्मूला AX3 एंड पेंटाहेलाइड ऑफ द फॉर्मूला AX5। तो दो तरीके का ट्राइहेलाइड्स बनाएंगे, या तो AX3 बनाएंगे या AX5 बनाएंगे, ठीक है। सो दीज आर फॉर्म ट्राइहेलाइड AX3 टाइप एंड पेंटाहेलाइड ऑफ AX5 टाइप। तो ये टोटल इतने तरीके के हेलाइड्स ये लोग बनाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइहेलाइड्स की बात करूं, ठीक है, पहले ट्राइहेलाइड्स की बात करते हैं, फिर पेंटाहेलाइड पे भी चलेंगे, फिर उनका कोवलेंट नेचर वगैरह ये सब कंपेयर करेंगे, ठीक। सो अगर मैं ट्राई हेलाइट्स की बात करूं, तो कुछ उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए। उसमें से पहला है बेटा आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। मैं सिर्फ ट्राई हेलाइट मतलब समझ रहे हो, AX3 की बात कर रहा हूँ, AX3। चल, तो इस सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं इसके आयनिक कैरेक्टर की। सो दीज ट्राई हेलाइड आर मोस्टली कोवलेंट। ये ट्राई हेलाइड ज्यादातर क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। तो दीज ट्राई हेलाइड्स आर मोस्टली कोवलेंट एंड देयर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना। यानी ये जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट नेचर के होते हैं। एंड देयर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। यानी जैसे जैसे आप नीचे आओगे, डाउन द ग्रुप आओगे, तो क्या हो जाएगा? इनका आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। याद रखना है, MX3 का आयनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट इज ट्राई हेलाइड और BIR आयोनिक इन नेचर, याद रखना है इस चीज को। नाउ, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसे मान लो मेरे पास BCl3 है, तो ये BCl ये रहा, BCl, BCl। तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इसका? ध्यान से देखो। तो sp3 है, sp2 या है sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी दिख रही है? पहले तो ये देखना है, ठीक है। ओ, सो सॉरी, BCl नहीं, ये 13th ग्रुप नहीं है, ये है 15th ग्रुप, NCl3। तो यहाँ पे 3 ये और एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 3 बॉन्ड में लग गया और एक लोन पेयर, यानी टोटल ये 4, मतलब sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है। सो दिस हैलाइड हैव अ पिरामिडल स्ट्रक्चर in which the central atom is sp3 hybridized। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इनका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ट्राइहेलाइड की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ आ गई, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा? पहली तो आपको क्लियर हो गई कि पहला क्या है हम लोगों का? आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट इज आयोनिक कैरेक्टर एंड द सेकेंड वन इज, ठीक है, द फर्स्ट वन इज आयोनिक कैरेक्टर। और सेकंड क्या बन गया बेटा हम लोगों का? तो सेकंड बन गया हम लोगों का इसमें स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक तो आयनिक कैरेक्टर बता देना अच्छे से कि आयनिक कैरेक्टर क्या है इनका, कि दीस ट्राइहेलाइड आर मोस्टली कोवलेंट एंड देयर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना। तो ये याद रख लेना है। यानी ऊपर वाले तो जितने भी होंगे NCl3, PCl3, ACl3
और SbCl3 ऑलमोस्ट कोवलेंट होंगे। जो लास्ट का बिस्मथ है ना, बिस्मथ, वो थोड़ा सा आयनिक नेचर का बनाएगा, यानी डाउन द ग्रुप आने पे आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देख लिया कि ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है इनका। ठीक है, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये लोग शो कर रहे हैं। क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? क्योंकि 3 तो बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, फास्फोरस के ऊपर, तो उसके चलते ये कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहे हैं? sp3 का हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल स्ट्रक्चर ये लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। सो द हलाइड, पर्टिकुलरली द क्लोराइड, आर रेडली हाइड्रोलाइज। ठीक है, यानी जो हलाइड्स होते हैं, पर्टिकुलरली मैं क्लोराइड्स की अगर बात करूं इसके अंदर, ठीक है, दो हलाइड के अंदर पर्टिकुलरली क्लोराइड्स आर रेडली हाइड्रोलाइज, ये क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, पर्टिकुलरली जो क्लोराइड्स होते हैं। However, the product of hydrolysis differ in the different cases. For example, if the trihalide are completely hydrolyzed, तो डिपेंड करता है कि आप उसको completely hydrolyze कर रहे हो या partial hydrolyze कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपने ट्राईहेलाइड को completely hydrolyze किया, ठीक है, ये याद रखना कि if the trihalides are completely hydrolyzed, मतलब PCl3 लिया, इसको ट्रीट कर दिया 3H2O के साथ, तो क्या मिला बेटा? H3PO3, और ये क्या मिला? HCl। तो H3PO3 और HCl। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास NCl3 है, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो क्या मिला? अमोनिया और HClO। ACl3 को किया तो HCl और AS2O3। तो इस तरीके से हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। उसी तरीके से पार्शियल हाइड्रोलाइज में जैसे कि एसबी हो गया और बिस्मथ हो गया, ये SbOCl और BiOCl देते हैं, है ना। द ईज ऑफ हाइड्रोलाइज ऑफ ट्राईहेलाइड फॉर सम हैलोजेंस डिक्रीज इन द ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा किसका होगा? जिसका साइज छोटा है। जैसे MCl3 सबसे अच्छे से हाइड्रोलाइज होंगे, फिर PCl3, फिर ACl3, SbCl3, और सबसे कम और लास्ट में क्या है? BaHCl3। ठीक है, तो ये तो ट्राईहेलाइड की बात हो गई भाई सारी। नाउ इसमें दो तीन चीजें नोट रखना। NF3 और PF3 डू नॉट हाइड्रो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये याद रखना आप सभी को कि NF3 जो होता है और PF3 होता है, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? ड्यू टू द रिएक्टिव नेचर ऑफ फ्लोरीन, है ना, बहुत ज्यादा, इसीलिए वो नहीं होता है। ना अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी क्या है भाई? तो ट्राई हेलाइड ऑफ N, मतलब नाइट्रोजन, आर लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू हेलाइड ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। यानी जो ट्राई हेलाइड नाइट्रोजन के होते हैं, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो डाउन द ग्रुप आने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वाई? दिस इज बिकॉज देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ N एंड X एटम। ठीक है, कि भाई नाइट्रोजन एटम जो है वो बहुत छोटा साइज का है एज कंपेयर टू X एटम। दिस रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ NX बॉन्ड। हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़े बॉन्ड, एक बहुत बड़े साइज का है, एक छोटा साइज का है, इसके चलते इनका जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो बहुत ही वीक हो रहा है। However, BF3 is stable because the size difference in N and F is very small। ठीक है, जो BF3 होता है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है बिकॉज द साइज डिफरेंस इन एन। बेटा यहाँ पे BF3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा, मैं लिख देता हूँ NF3। ठीक है, ये लिख देता हूँ NF3। तो NF3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाउएवर NF3 इज स्टेबल बिकॉज द साइज डिफरेंस इन N and F इज वेरी स्मॉल, बट NCl3 इज नॉट स्टेबल। ठीक है, बिकॉज NCl में N और Cl के साइज में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर की। सो द ट्राईहेलाइड ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, antimony, especially fluorides and chlorides are Lewis acid, thus the order will be, यानी ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इनका क्या ऑर्डर होना चाहिए उसकी बात कर लेंगे। एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या ऑर्डर ये शो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोबारा इस ऑर्डर को, जैसे कि NCl3, फिर क्या है? PCl3, ASCl3, SbCl3। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सो ये हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। और ये लेविस एसिड्स होते हैं सभी के सभी। अभी लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना? लेविस एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? लेविस एसिड का मतलब हो गया जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अगर मैं इनका बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्राई हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, कि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? तो सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर होगा NiH3, फिर NBr, फिर NCl, फिर Na। जस्ट रिवर्स कर दिया है ना।
वहां पे NCl सबसे ज्यादा था एसिडिक में, यहाँ पे NF सबसे कम। एक्सपेक्ट NF3 ऑल अदर ट्राई हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल। यानी NF3 को छोड़ के बाकी जितने भी ट्राई हेलाइड्स होते हैं वो सब अनस्टेबल होते हैं। NF3 जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज द साइज डिफरेंस इन NF इज वेरी वेरी स्मॉल, डिकम्पोज विद द एक्सप्लोसिव वॉयलेंस। अब बात करते हैं सीधा बॉन्ड एंगल की, कि भाई बॉन्ड एंगल में क्या कहानी है, ठीक है। तो ये ना बार बार ये ऑर्डर आ गया है NH3 का, इसको ध्यान रखना, इसको नहीं ध्यान देना है तुम लोगों को, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है। नाउ द बॉन्ड एंगल डिक्रीज while the acidic strength increase as the electronegativity of the central atom increase। यानी बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के। हाँ मुझे बताओ, मेरे को यहाँ पे NCl3 दिया किसी ने, फिर दिया PCl3, फिर दिया ASCl3 आर्सेनिक, नहीं फिर दिया एंटीमनी, और लास्ट में बिस्मथ, और बोला किसी ने कि आप मुझे बॉन्ड एंगल बताओ। तो जो बॉन्ड एंगल होता है यानी द बॉन्ड एंगल डिक्रीज while acidic character increase as the electron activity of the central atom increase। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंट्रल एटम का किसमें है, नाइट्रोजन में, क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाती है ना। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये तो ऑर्डर हो जाएगा हम लोगों का किसके लिए, तो ये ऑर्डर हो गया बेटा हमारा बॉन्ड एंगल का, ठीक है, बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। और एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप इसका उल्टा कर दो, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाता है, मतलब BiCl3 सबसे ज्यादा एसिडिक, NCl3 सबसे कम एसिडिक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल समझना था तो सिर्फ बॉन्ड एंगल समझा हमने। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ये क्या है भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो देखते हैं इसको भी जरा कि ये क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स की क्या बात हो रही है, क्लियर है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ये बेसिकली, कि ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ टाइप, टू टाइप बेसिकली, एक तो R2O3 और एक R2O5। तो कितने टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे हैं ये, दो टाइप के, एक तो R2O3 बना रहे हैं बेटा, और एक R2O5। कोई मुझे बताएगा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या आएगा, आर का, आर मतलब ये पूरे एलिमेंट्स के नाम है, ये अपने 15th ग्रुप के। मुझसे बताओ, एनीवन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, है ना। यानी ऑल एलिमेंट जितने भी हैं वो R2O3, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये R2O5 है बेटा, R2O5। यानी दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, R2O3 और R2O5। सम ऑफ देम आर ऑल्सो फॉर्म डाइऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला RO2। कुछ डाइऑक्साइड्स भी बना लेते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नाइट्रोजन शो ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +5 इन ऑक्साइड एज शोन बिलो। यानी नाइट्रोजन 1 से लेके 5 तक हर तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कोई तुमसे पूछ सकता है कि बताओ कहाँ पे जो नाइट्रोजन है +1 करता है, कहाँ +2 करता है, कहाँ +3, कहाँ +4, इस तरीके से कोई पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो कैसे आप डिफाइन करोगे इसको, देखो ध्यान से उस चीज को, जब भी डिफाइन करना हो ऐसी चीज को तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो वो सीरीज हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है। अगर मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो देखो यहाँ पे N2O के केस में, N2O के केस में ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +1 का। उसी तरीके से NO के केस में ये +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। N2O3 के केस में +3 का करेगा। उसी तरीके से N2O4 में +4 और N2O5 में +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। यानी जो फॉस्फोरस है वो सिर्फ +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एंटीमनी भी +3 का करेगा, मतलब +3 तो सभी ही कर रहे हैं, लेकिन +1 और +2 सिर्फ कौन कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ही करेगा +1 +2। उसी तरीके से +4 भी फॉस्फोरस कर रहा है, बट आर्सेनिक नहीं कर रहा है, और +5 सभी कर रहे हैं। यानी +3 और +5 तो सभी ही शो कर रहे हैं, ठीक है। ये दो, एक तो +3 और एक +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो सभी ही
शो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 2 की, तो वो सिर्फ कौन शो कर रहा है बेटा, वो सिर्फ शो कर रहा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन विल शो ऑल 5 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 1 to 5, वेयर रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट शो ओनली 3 and 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक फॉस्फोरस है जो +4 भी कर रहा है P4O8 में, अदरवाइज सभी के सभी 3 और 5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, ये नेक्स्ट चीज कि द ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, आर एसिडिक। जो ट्राई ऑक्साइड है किस किस के, नाइट्रोजन के, जैसे कि देखो अभी बताया था ना, N2O3, P4O6, AS2O3, है ना। तो जो भी ट्राई ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और आर्सेनिक के, दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड द ट्राई ऑक्साइड ऑफ Sp इज एम्फोटेरिक while that of bismuth is basic in nature। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना ऑक्साइड्स के केस में, कि जो ट्राई ऑक्साइड नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का है और आर्सेनिक का है, ये तो है एसिडिक नेचर का, यानी द ट्राई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक आर एसिडिक इन नेचर, while the trioxide of Sb is amphoteric। जो ट्राइऑक्साइड Sb का है वो क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है, while that of bismuth is basic in nature। बिस्मथ का क्या है, बेसिक नेचर का है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हाई दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हम डाउन द ग्रुप अगर आते हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। एंड मेटल ऑक्साइड हम सबको पता है बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये हम सबको ही पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसीलिए ये हो रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज होगा, एंड मेटल ऑक्साइड आर मोर बेसिक देन द नॉन मेटल ऑक्साइड। However, the pentaoxide are acidic in all cases। जो पेंटाऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं सबके केसेस में, चाहे वो तुम नाइट्रोजन की बात करो, फास्फोरस की बात करो या आयोडीन की बात करो। तो ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्राईऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ट्राईऑक्साइड्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, ट्राईऑक्साइड है जो अपने। क्लियर है ये चीज, समझ आया सबको। द ट्राईऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक एसिडिक नेचर के होते हैं। बताओ भाई, किसी को डाउट है यहाँ तो, किसी को भी कुछ भी डाउट हो यहाँ तक अभी तक। नहीं, क्लियर है, चलो, है ना, ठीक है। नाउ पेंटाऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं ऑल केसेस में, कोई भी केस ले लो वो हमेशा एसिडिक नेचर के होंगे। देयर एसिडिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, उनका जो एसिडिक नेचर होता है वो डाउन द ग्रुप आने पे क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑल द पेंटाऑक्साइड एक्सेप्ट P2O5, है ना, ऑल द पेंटाऑक्साइड एक्सेप्ट P2O5 कैन रेडली लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म लोअर ऑक्साइड्स, है ना, यानी जितने भी पेंटाऑक्साइड्स होते हैं P2O5 को छोड़ के, वो आसानी से ऑक्सीजन लूज करके लोअर ऑक्साइड्स भी बना लेते हैं। सो दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पेंटाऑक्साइड क्या ऑर्डर फॉलो करता है, वो ऑर्डर याद रखना है। तो ये है ऑर्डर बेटा पेंटाऑक्साइड का, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ द पेंटाऑक्साइड, ये ऑर्डर है। दैट इज P2O5 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आता है AS2O5, फिर आता है Sb2O5, N2O5 लास्ट में चला गया है, एंड देन B2O5 सबसे नीचे है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी है पेंटाऑक्साइड की, यानी जितने के जितने पेंटाऑक्साइड है P2O5 को छोड़ के वो अपने अपने ऑक्सीजन लूज कर देते हैं टू फॉर्म लोअर ऑक्साइड, दस दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एनोमिलस बिहेवियर क्या है, सारा प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलमोस्ट 15th ग्रुप का, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कुछ एनोमिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो भाई क्या क्या एनोमिलस बिहेवियर नाइट्रोजन के बारे में देखने को मिलता है तुम्हें। तो पहली चीज, नाइट्रोजन शो मैनी प्रॉपर्टी दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी नाइट्रोजन बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो एंटायरली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। लाइक स्मॉल साइज है इसका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कुछ रीजंस हो सकते हैं, है ना, कि स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, एंड कैपेसिटी ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जिसके चलते ये एनोमिलस बिहेवियर
शो करते हैं। समझ आया ये चीज? है ना, क्लियर है सबको? गुड। तो ये कुछ पी ब्लॉक की कहा बातें हैं बेटा कि क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट इस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं। सो दीज आर द एनोमिलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन, कि स्मॉल साइज होने के चलते, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के चलते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है भाई? अगर आप एन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, यही होता है ना? 7। तो डी कहाँ है? डी तो वहां से स्टार्ट होता है ना। 2d कभी सुना है क्या? नहीं। डी तो वहां से स्टार्ट होता है ना, तो थर्ड आ जाए एन इज इक्वल टू 3, तो वहां से डी सबसेल शुरू होता है, 3p, 3d, है ना? तो यहाँ पे 2 में तो क्वांटम नंबर अगर 2 है तो वहां तो डी हो ही नहीं सकता। तो इनके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हम क्या समझ रहे हैं कि इट इज फाउंड इन अ दिस प्रॉपर्टीज, मतलब क्या क्या जो अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही थी अलग से, उसमें हम समझ रहे हैं कि इट इज फाउंड इन अ गैस व्हाइल अदर मेंबर्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। यानी जो नाइट्रोजन होता है बेटा, नाइट्रोजन वो कौन से फॉर्म में फाइंड आउट किया जाता है? वो गैस के फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन गैस होती है। बाकी जितने भी इसके एलिमेंट्स है नाइट्रोजन के अलावा, सभी के सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये भी एक अलग बिहेवियर है जो बाकियों से अलग बनाता है। नेक्स्ट, इट एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म। डाइएटॉमिक फॉर्म मतलब आप समझ रहे हो? डाइएटॉमिक फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे एन को आपने देखा होगा हमेशा N2 के फॉर्म में। कभी देखा है क्या कि एन अकेला हो या N4 के फॉर्म में हो? नहीं, है ना? तो इट एग्जिस्ट इन अ डाइएटॉमिक फॉर्म वाइल अदर एलिमेंट लाइक फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, दे एग्जिस्ट एज अ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इट फॉर्म ट्राई नेगेटिव आयन, दैट इज N3 नेगेटिव, ये ट्राई नेगेटिव आयन बनाते हैं, N3 नेगेटिव। तो इट फॉर्म ट्राई नेगेटिव आयन while अदर मेंबर्स डू नॉट फॉर्म, जबकि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो ये चीज नहीं बनाते हैं। तो इट फॉर्म्स ट्राई नेगेटिव आयन N3 नेगेटिव, जबकि बाकी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो ये नहीं बनाते हैं। नाउ इट इज केमिकली इनर्ट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना? ये केमिकली इनर्ट होते हैं अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है? यानी जो नाइट्रोजन है वो ऑर्डिनरी कंडीशन रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इनर्ट होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो N2 बना है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन है, बॉन्ड ही नहीं टूटता। तो दे बिहेव लाइक अ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? तो वही बात हो रही है कि इट इज केमिकली इनर्ट अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इसको तोड़ने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए, एनर्जी चाहिए, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। while other members are quite reactive because of the presence of single bond in their molecule, बाकी सभी में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इट डज नॉट शो पेंटा कोवेलेंसी, पेंटा कोवेलेंसी नहीं शो कर सकता ड्यू टू अवेलेबिलिटी है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल while it is shown by all the other elements, है ना? वही इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, सब में डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपने कोवेलेंसी को मैक्सिमम 5 तक शो कर सकते हैं। ये नहीं कर पाता है क्योंकि इस पर डी ब्लॉक ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, कहाँ लेगा। सो इट डज नॉट शो पेंटा कोवेलेंसी, पेंटा मतलब हो गया 5 कोवेलेंसी शो नहीं करता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है? ये चीज समझ आ गई आई गेस, क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है। अब सीधा चलते हैं बेटा हम लोग ग्रुप 16 पे, ठीक है? तो ग्रुप 15 हम लोगों का पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पे ग्रुप 16 कवर करना है सीधा। तो आफ्टर ग्रुप 15 ग्रुप 16, ग्रुप 15 में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो मेरे से फटाफट जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट हो ग्रुप 15 में तो फटाफट पूछो। ठीक है, तो अब ग्रुप 16 की बात करते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट। सो बेसिकली ग्रुप 16 में भी वही सब प्रॉपर्टीज है 15 की तरह ही, तो कोई ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, दिस ग्रुप कंटेन 5 एलिमेंट्स, नाम पता है आप लोगों को? ऑक्सीजन,
सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली, यानी उ, स, से, टे, पो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बेटा, इसको याद करने का तरीका भी है, उ स से टेपो, है ना, उ स से टेपो। तो इस तरीके से आपके पूरे एलिमेंट्स याद हो सकते हैं 16th ग्रुप के। सो दिस ग्रुप कंटेन 5 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम एंड पोलीरियम। ठीक है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। इनको किससे, जैसे जो भी फर्स्ट मेंबर होता है ना, उसी के नाम पे पूरे ग्रुप का नाम रखते हैं। जैसे इसे पहले वाला नाइट्रोजन फैमिली था, ग्रुप 15, ये क्या कहला रहा है बेटा, पूरा ग्रुप 16, है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। उसी तरीके से ग्रुप 17 में फ्लोरीन पहला मेंबर होगा, तो वो कहलाएगा फ्लोरीन फैमिली। फिर 18 में इनर्ट गैसेज आएंगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ये सब, है ना। सो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर नॉन मेटल। ठीक है, एंड कलेक्टिवली नोन एज क्या बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है, कैलोजेंस। ठीक है, कैलोजेंस के नाम से जानते हैं इसको, कैलोजेंस, राइट। सो द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर नॉन मेटल एंड कलेक्टिवली नोन एज कैलोजेंस, मीनिंग ओर फॉर्मिंग, जो ओर बनाते हो। एज अ मेटल ओर नॉर्मली अकर इन द फॉर्म ऑफ डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड एक्सेट्रा, तो ओर के फॉर्म में मिलते हैं, यानी मीनिंग ओर फॉर्मिंग है, यानी ओर बनाने के काम आते हैं। क्लियर है, तो इनको ऑक्सीजन फैमिली का इंट्रोडक्शन हुआ। अब थोड़ा सा इनका एक्रेंस के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये। तो अक्रेंस में अगर मैं बात करूं, तो वी ऑल नो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट कोई चीज अगर है, तो वो है बेटा ऑक्सीजन, है ना। यानी ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। इट कंस्टिट्यूट it constitutes contain 50% by weight of earth crust and about 23.2% weight of atmosphere। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कि पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट में से एक कोई अगर है, तो वो है ऑक्सीजन। दूसरा, इट कंस्टिट्यूट कंटेन 50% बाई वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी वेट अर्थ के क्रस्ट में जो भी वेट है, चाहे वो फेरिक ऑक्साइड हो, किसी ऑक्साइड के फॉर्म में हो, या ऑक्सीजन किसी के भी फॉर्म में हो, तो लगभग 50% बाई वेट जो है ऑफ अर्थ क्रस्ट, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा आपको। एंड अबाउट 23.2% वेट ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी जब एटमोस्फेयर कल हमने पढ़ा था 78% नाइट्रोजन है, तो उसमें 23.2% कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी है। Now, there are naturally occurring isotope of oxygen. पहला है 816, जिसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, 817 और 818, तो सबका ये परसेंटेज दे रखा है। यानी सबसे ज्यादा कौन सा वाला आइसोटोप है जो मिलता है बेटा, दैट इज 816 वाला, है ना, जो हम जनरली यूज करते हैं। 99.762% यही मिलता है। बाकियों का भी दे रखा है, 0.038% और 0.20%। वाटर कंटेन 88.8 ऑक्सीजन बाई वेट। जो वाटर होता है उसमें 88.8% क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका भी जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्या क्या जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें पढ़नी है। So basically, element of group 16 shows following trend in their general and physical properties like electronic configuration, atomic radius and all these things. तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या हो रहा है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज नथिंग बट NH2 NP4। ठीक है, यानी ये है हम लोग का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट, दैट इज NH2 and NP4। नाउ अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, द 4p इलेक्ट्रॉन्स आर अरेन्ज्ड इन p ऑर्बिटल। कैसे कैसे अरेन्ज्ड होते हैं ये, यानी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये s का ऑर्बिटल हो गया, ये p का ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये p का ऑर्बिटल हो गया मान लो। अब इसको बनाते हैं जरा, लेट अस अज्यूम मैं ऑक्सीजन के लिए लिख रहा हूँ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1:2, 2:2, 2p4। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1:2, 2:2, 2p4।
डन। कैसे लिखोगे अब इसको? ये 1:2 हो गया, 2:2 हो गया, 2p4 हो गया, और मुझे इसको फिल करना है। तो देखो, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2:2, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। पी में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को भरो। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, एक, दो और तीन, चार, इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये देखो बेटा, क्या है, तो मुझे ये चार इलेक्ट्रॉन फिल करना है यार। 2p1s2, 2s2, 2p4 है ना? कैसे फिल करें? तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया है ना, और बाकी के जो चार इलेक्ट्रॉन, देखो, ये पी के पहले ऑर्बिटल को px बोलते हैं, दूसरे को py बोलते हैं, और तीसरे को pz बोलते हैं। तो px में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। py में एक, pz में एक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द हंस रूल द 4p इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन p ऑर्बिटल एज 2px2 एंड py1 एंड pz1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। समझ आया क्या? एक बार बता दो, कंफर्म करो। अब देखो, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, तो बोथ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना? यानी अगर आप नीचे आ रहे हो, डाउन द ग्रुप आ रहे हो, तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक रेडियस दोनों क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, तो ऑक्सीजन जो है वो तो गैस होगा, यानी ऑक्सीजन इज अ गैस, वाइल ऑल अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, है ना? बाकी जितने भी एलिमेंट है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल स्टेट हो गया बेटा, कि ऑक्सीजन जो गैस है, पिछले वाले में भी नाइट्रोजन गैस था, बाकी सभी सॉलिड फॉर्म में थे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस है, वाइल ऑल अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक रेडियस दोनों के दोनों नीचे आओगे तो बढ़ेगा। अब देखो, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ऑब्वियसली ग्रुप 15 से तो इनका कम ही होता है, होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन ग्रुप 15 हाफ फील्ड स्टेबल थे, जिसके चलते उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया था, इनका कम हो गया था, है ना? यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। So on moving down the group, the ionization energy decreases. These elements have unexpectedly lower first ionization energy than corresponding element of group 15, है ना? यानी ये जो elements होते हैं have unexpectedly lower first ionization energy than the corresponding element of group 15. Why this is? So this is because of the stable electronic configuration of the element of this group is as compared to the group 16 element, है ना? यानी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एलिमेंट का देखो मैं इस ग्रुप का, और कंपेयर करूं ग्रुप 16 से, तो ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है। बट देयर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। लेकिन जो इनका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो higher होता है than those of group 15 element. Why? Because after removal of one electron, the electronic configuration become more stable, है ना? देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ। ये 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो और आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात करो, तो वो निकलने के बाद ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। नाउ दे बिकम हाफ फिल्ड एंड स्टेबल, behave like electronic configuration like the 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, राइट? सो उसके लिए क्या हो रहा, अभी भी हाफ फिल्ड हो गए। तो हाफ फिल्ड हो गए तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 को कंपेयर करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 जो होती है वो ज्यादा होती है इनके लिए।
ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो गए। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि देयर सेकेंड एडिशन एंथैल्पी इज हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। Why? Because after removal of one electron, the electronic configuration becomes the more stable. So it is a very difficult to remove the second electron from this stable configuration. ठीक है। Now नेक्स्ट आता है हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दीज एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द corresponding element of group 15. Obviously, as we move from left to right in the periodic table, electronegativity increases, right? So whenever you have to move from left to right in the periodic table, you need to take care of this, that is electronegativity decreases. And when you move along the group, right, from top to bottom, then obviously the इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, सो इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है। समझ गए ये चीज तो, कि भाई ये जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई भी अलग याद करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट टू राइट आओगे पीरियोडिक टेबल में तो ऑलवेज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड डाउन द ग्रुप आओगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ they are seen a step drop in electron as the atomic size increases. So oxygen is the second most electronegation element of the periodic table. Hence, it's all compound except fluorine are called oxides. है ना? यानी भाई जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हमें पता है कौन है, फ्लोरीन है। आफ्टर फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी अगर फ्लोरीन के साथ हटा दूं बाकी ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स, इसीलिए ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बस उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही है, वो है फ्लोरीन। अब देखो, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, दोनों बात सेम है। तो these element also decrease as the atomic size increase, है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी डिक्रीज होती है जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। दूसरा, हाउएवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपैरिजन देखना ध्यान से, ऊ स एफ और सी एल, ये है ग्रुप 16, ये है ग्रुप 17। तो बेटा नॉर्मली क्या होना चाहिए था मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की टेंडेंसी जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बड़ा होगा तो क्यों लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, उनकी तो डोनेशन रिड्यूसिंग नेचर हो जाता है। यानी डाउन द ग्रुप आने पे जनरली ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती है, मतलब पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर मैं बोलूं एक्सपेक्टेड क्या था, तो एक्सपेक्टेड ये था कि ये है ऑक्सीजन और एक है सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा गेन एंथैल्पी होनी थी, तो हम ये बोल रहे थे भाई ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। सिमिलर फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की होगी, क्लोरीन की नहीं। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की हो जाती है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की हो जाती है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, क्या रीजन है ऐसा होने के पीछे का। तो रीजन वही है बेटा कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन का, जो फ्लोरीन का रीजन है वही ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेचारे, 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। और मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराने तुम ले गए, इसी को तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस पे बहुत ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देते हैं, क्योंकि वहां पे पहले से ही 7 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो नहीं चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन वहां पे आए, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जहां भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हुआ तो वो फिर पॉजिटिव गेन एंथैल्पी हो गई, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो रहा है। जहां भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है उसी को बोलते हैं नेगेटिव गेन एंथैल्पी। समझे बात को। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव गेन एंथैल्पी का चक्कर आ गया। इसीलिए ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दे शो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सल्फर इन केस ऑफ ऑक्सीजन और क्लोरीन इन केस ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन के पास क्या होता है कि साइज बड़ा है,
2 8 3D ऑर्बिटल्स है, तो वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा। जबकि ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी के चलते इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी तो चाहिए थी नेगेटिव, लेकिन हो गई पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो रहा है। तो ये है बेटा पूरी कहानी, है ना। यानी दिस इज बिकॉज द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। यही सेम टू सेम 17th ग्रुप में भी है, तो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया इसको। डन। Along the period, these elements have large electron affinity next only to the halogen, है ना। यानी अगर मैं पीरियड में बात करूंगा, अगर along the period, तो these elements have a large electron affinity, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है नेक्स्ट ओनली टू द हैलोजेंस। ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं कि भाई ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग की क्या कहानी है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करूं, सो ऑक्सीजन कैन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो क्या बना रहा है, आयोनिक भी बना रहा है एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है। बट अदर एलिमेंट बिकॉज ऑफ देयर लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मेनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है। यानी ऑक्सीजन तो आयनिक और कोवलेंट दोनों बनाएगा, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने के चलते सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आर आयनिक, while the less electropositive metal and non metals are covalent। यानी कोई तुमसे पूछे कि चलो ऑक्सीजन आयनिक और नॉन कोवलेंट दोनों बना रहा है, तो बताओ किसके साथ आयनिक बना रहा है और किसके साथ कोवलेंट बना रहा है। तो क्या बोलोगे कि कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है लाइक लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ मिलके तो आयनिक बना रहा है। वाइल द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और नॉन मेटल के साथ मिलके वो कोवलेंट नेचर का बना रहा है। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक्सिबिट +2 -2 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, while other element of this group show only +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। यानी ऑक्सीजन भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते +2 तो कर देता है, फ्लोरीन के साथ कर देगा, ठीक है, फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बाकियों के साथ ये -2 और -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी, अगर मैं बोलूं +4 +6 में किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है एज कंपेयर टू +6 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके चलते, ड्यू टू इनर्ट पेयर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के चलते +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये क्या था इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, ये शेल है पूरे, ठीक है, अलग अलग। अब यहाँ पे ये मान लो पहला सेल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे सेल में 4D भी होगा, 4F भी होगा, 4P भी होगा, 4S भी होगा, सभी होंगे। 4S होंगे, 4P होंगे, 4F 4D सब होंगे। होता क्या है कि F और D ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के चलते, मतलब ये शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, और ये जो एस और पी के ऑर्बिटल्स होते हैं इसको शील्ड कर देते हैं न्यूक्लियस को, जिससे वो खींच ना सके। लेकिन एफ और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत ही पुअर होता है, जिसके चलते वो आसानी से यहाँ पे जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ये खींच लेगा अपने पास। तो जब अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन को ले गया, मान लो यहाँ पे NH2 और NP4 था, है ना, इसमें से NH2 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ले गया क्योंकि उन्होंने अच्छे से कवर नहीं कर पाए डी और एफ वाले, तो इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन तो रह जाएगा। इसीलिए डाउन द ग्रुप आने पे जैसे ही 4F 4D ऑर्बिटल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें 6 की स्टेबिलिटी ना होके +4 की स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है। तो +4 वाला ही ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि +6 वाला। क्लियर है चीज, समझ आया। तो ये ही है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई जब वो न्यूक्लियस ने खींच लिया तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कहां से पार्टिसिपेट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो लास्ट एक दो चीज रह गई है बस। तो मेटेलिक करेक्टर की अगर मैं बात करूं, मेटेलिक करेक्टर का क्या सीन है, तो द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, जो पहले 4 एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। दिस नॉन मेटेलिक करेक्टर इज स्ट्रॉन्गर इन ऑक्सीजन एंड सल्फर। यानी द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं, पहली चीज। एंड दिस नॉन मेटेलिक करेक्टर इज स्ट्रॉन्गर इन ऑक्सीजन एंड सल्फर।
पोलेनियम इज डिस्टिंक्टली अ मेटल बट इज रेडियो एक्टिव एंड ओनली शॉर्ट लाइफ। तो इसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ते नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज कोई फिक्स नहीं होती है। चलो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो। तो मूविंग डाउन द ग्रुप एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स also increases so that melting and boiling point increase regularly in the same way। तो उसी तरीके से ये चीजें भी बढ़ती हैं। अगर मैं मॉलिक्यूलर स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर और सेलेनियम S8 और Se8 की तरह एक क्राउन स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने क्राउन स्ट्रक्चर, 10th में भी था ये सब चीजें, कि क्राउन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है सल्फर में, जबकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा लास्ट समरी है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, कि एटॉमिक नंबर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस क्या है, डेंसिटी क्या है, रेडियस क्या है, आयोनिक रेडियस क्या है, वॉल्यूम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, फिर कैसे डिक्रीज हुआ है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट कि भाई ऑक्सीजन तो -2 -1 +2 दोनों शो कर रहा है, बाकी वाले जो है वो +4 +6 तो शो कर ही रहे हैं। ठीक है, सो ये है भाई पूरी कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कोई डाउट हो तो पहले फटाफट पूछ लो, अभी भी 2 मिनट है आप लोगों के पास, तो कोई भी डाउट हो बेटा तो फटाफट एक बार पूछ लो मुझसे। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। नो नो डाउट। तो चलो एंड करते हैं फिर क्लास को, इसको एक बार रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम